नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस का। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? तो भारतीय भूभाग में ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। भारतीय भूभाग में ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। इसका शासनकाल कब से कब था? 1786 से 1793 पहला शासनकाल था। दूसरे बार ये आता है कब? तो 1805 में आता है, लेकिन बीमारी की वजह से दूसरे बार ज़्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाता, जल्दी इसकी निपटारा हो जाता है। तो इसे भारतीय इतिहास में किन रूपों में याद रखा जाता है? तो भारतीय इतिहास में इन्हें प्रशासनिक सुधारों के रूप में याद रखा जाता है, क्योंकि भारतीय इतिहास में जो आज हम आईपीएस आईसीएस वगैरह कहते हैं कि अखिल भारतीय एग्जाम्स की बात करते हैं, तो इसकी सबसे पहली परिकल्पना किसने लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। और दूसरा क्या किस रूप में याद करते हैं? तो परमानेंट सेटलमेंट माने अस्थाई बंदोबस्त नियम जो था, इसके लिए भी इसे याद किया जाता है। तुम देखते हैं कि प्रथम कार्यकाल में इसकी कौन सी नीतियां थी और क्या क्या प्रमुख कार्य क्या था। तो प्रथम कार्यकाल क्या था? 1786 से 1793। इसकी प्रमुख नीतियां इस समय क्या थी? तो अस्थाई बंदोबस्ती लाया था। परमानेंट सेटलमेंट 1793 1793 में, 1900 नहीं 1793 में अस्थाई बंदोबस्त नियम लागू किया था। किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। किन क्षेत्रों में लागू किया गया था? तो आप देखेंगे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आगे यहाँ देखेंगे तो बनारस और मद्रास आदि क्षेत्रों में ये अस्थाई बंदोबस्त था लागू किए गए थे। तब कहेंगे क्या अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के साथ के अतिरिक्त अन्य भी कोई व्यवस्थाएं थी? तो हाँ, इसके अतिरिक्त भी दो व्यवस्थाएं थी जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू नहीं किया था। पहला था रैयतवाड़ी व्यवस्था और दूसरा था महालवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था उसका भारत में किसने लागू किया था? तो कर्नल रीड के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। और महालवाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे कि महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था भारतीय भूभाग में? तो किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। एक कौन था? अंग्रेज था उस समय, अंग्रेज जन्मदाता था इस वर्ड का, महलवाड़ी व्यवस्था का। कौन? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इसकी क्या किया गया था? भारत में लागू किया गया था। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ अभी कैसे देख रहे हैं? तो परमानेंट या स्थायी व्यवस्था का देख रहे हैं। तो स्थायी व्यवस्था किसके द्वारा चालू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया जाता है। जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया जाता है। लगान की राशि हमेशा के लिए निश्चित कर दी जाती है, चाहे वर्षा हो चाहे ना हो, चाहे मानसून आए चाहे ना आए, चाहे भले सुखाड़ की स्थिति रहे, लेकिन उसके बीच उसके फलस्वरूप हम कुछ भी नहीं जानते हैं। उस दौरान में भी आपको उतना ही राजस्व देना होगा। मतलब हमेशा के लिए ये लगान जो था निश्चित कर दिया गया था। एक निश्चित भूभाग के लिए एक निश्चित लगान तय कर दी गई थी। इसका बुरा परिणाम भी हुआ होगा, क्योंकि मान लो किसी वर्ष बारिश ना हो रही है, मानसून नहीं आया और सुखाड़ आ गया, तो उस स्थिति में किसानों को तो दोहरी मार हो जाती होगी। तो हाँ, इस व्यवस्था का उद्देश्य ही यही था कि हमारे पास लगान निश्चित अवधि में, निश्चित समय में, निश्चित लगान हमारे कंपनी के पास आ जाए। इसके लिए उन्होंने जमींदारों को फिट करके रखा था, जमींदारों को लगान वसूल करने की शक्ति दे करके रखा था। और उससे कहा गया था कि तुम सिर्फ जमींदार जमींदार तुम सिर्फ लगान वसूल करोगे, बाकी कानून व्यवस्था के लिए है। हम हर जिले में एक पुलिस मुख्यालय की स्थापना करेंगे, एक पुलिस चौकी की स्थापना करेंगे, जिसका इंचार्ज कौन होगा? दरोगा होगा। और उस दरोगा इंचार्ज के माध्यम से हम अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। तुम अर्थात जमींदार सिर्फ और सिर्फ लगान वसूल करने पर ध्यान दो, और यदि किसान लगान नहीं देता है तो इस स्थिति में तुम उसके जमीनों को क्या करो? नीलाम कर सकते हो। लेकिन मुझे तो सिर्फ और सिर्फ लगान से मतलब है। ये लगान व्यवस्था किसके द्वारा
अस्थायी कर दिया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी कर दिया गया था। प्रथम और द्वितीय महलबाड़ी व्यवस्था। तो अब कहेंगे कि जो वह स्थायी व्यवस्था जो था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कंपनी को सोए रहना और उसके जमींदारों के द्वारा अस्थायी रूप से और निश्चित रूप से राजस्व उगाह करके कंपनी को दे देना इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थापित किया गया अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था में ये मुख्य क्लियर कर दिया गया था कि वो व्यवस्था जो था जमींदारों को एक वफादार और एक मजबूत जमींदार वर्ग का उत्पादन करना, एक मजबूत जमींदार वर्ग का संगठन तैयार करना जो ये कर सके कि वो एक निश्चित समय के दौरान कर की वसूली करे और वो अपने लिए भी उस कर से जो अधिशेष कर उगाही करता है अपने लिए रखेगा और शेष कर जितने हमारे द्वारा निश्चित किया गया, मतलब अंग्रेजों के द्वारा निश्चित किया गया है। और निश्चित कितना किया गया था? तो 90% भूभाग का लगभग 90% कर जो है कंपनी को दिया जाना निश्चित किया गया था। माने 10/11 भाग कंपनी को देना निश्चित किया गया था। तो इतना भाग कंपनी को देना और शेष भाग कौन रख लेता था? तो जमींदार रख लेता था। इस प्रकार कंपनी बिना मेहनत किए हुए कंपनी को एक निश्चित समय में एक निश्चित राशि का आय प्राप्त हो जा रहा था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। लेकिन इसका परिणाम क्या निकला? तो इसका परिणाम जैसा मैंने कहा कि किसानों का जबरदस्त शोषण हुआ, कृषि में कोई सुधार नहीं हुआ। बारिश हुआ, मूसलाधार बारिश हुआ तो खेती बर्बाद हो गई। बारिश नहीं हुआ, सुखाड़ हो गया तो उसकी कोई व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। सिंचाई का किसी प्रकार से व्यवस्था नहीं की गई। इस प्रकार से जमींदार और कंपनी दोनों अमीर होते गए और किसान कर्ज में डूबता गया, किसान गरीब होता चला गया। इसका प्रशासनिक सुधार की बात करेंगे तो प्रशासनिक सुधार में कॉर्नवालिस कोड 1793 में लाया था। किसने लाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। कौन सा कोड? कॉर्नवालिस कोड लाया गया था। इसमें क्या था? तो इसके द्वारा जो 1793 में कॉर्नवालिस कोड लाया गया था, इसके द्वारा शक्तियों का पृथक्करण किया गया था। इसके द्वारा क्या गया था? शक्तियों का पृथक्करण किया गया था। और पृथक्करण किस प्रकार के था? तो पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया था और कहा गया था कि जिला कलेक्टर अपना न्यायिक कार्य करेगा उसे और कार्यपालिका विभाग के अंतर्गत किया जाएगा। इनके द्वारा जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को क्या कर दिया गया था? तो सेपरेट कार्य करने का नियम कानून बना दिए गए थे। 1793 के एक नियम द्वारा विनिमय नियम के द्वारा क्या कर दिया गया था? तो जिला कलेक्टर को सिर्फ उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर देने के साथ साथ उसे सिर्फ क्या कर दिया गया था? संग्राहक, माने कि आप से जिला कलेक्टर जो है ना, डीसी जिसे कहते हैं, तो जिला कलेक्टर को सिर्फ कौन सा अधिकार दिया गया? तो कर और राजस्व की वसूली का अधिकार दिया गया। और उससे कहा गया कि आप जो है अन्य न्यायिक कार्य नहीं करेंगे, आपका एक ही कार्य होगा। और वो कार्य क्या होगा? तो केवल संग्राहक, माने कि राजस्व का संग्रहण करना, माने कर की उगाही कैसे होगा इसके बारे में आपको नियम कानून बनाने होंगे। अन्य न्याय कार्य आपको नहीं करने होंगे। साथ साथ इसने क्या किया? तो कंपनी के कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया ताकि भ्रष्टाचार ना करे। कंपनी के अधिकारी जो थे वो उपहार में किसी से भी अधिक धन ना ले, किसी भी प्रकार से उपहार, किसी भी प्रकार से गिफ्ट ना ले, इसलिए उन्होंने अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर दिया था। उच्च पदों पर केवल किसकी नियुक्ति होने लगी थी? तो उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों की नियुक्ति होती थी। उच्च पदों में किस प्रकार के उच्च पद हो सकता है? तो उच्च पदों के रूप में हम कह सकते हैं कि जैसे मुंसिफ का पद हो, सदर का पद हो, अमीन हो या डिप्टी कलेक्टर, ये सारे उच्च पद सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था? अंग्रेजों के लिए था। और भारतीयों के लिए क्या था? तो भारतीयों के लिए था ना, सेना में सूबेदार बनना या सेना में जमादार बनना, ये सारे छोटे क्लर्क वर्क बनना, ये सारे छोटे कार्य किसके लिए बनना निश्चित कर दिया गया?
तो ये भारतीयों के लिए निश्चित कर दिए गए और उच्च पदों को अंग्रेजों के लिए रिजर्व रख लिए गए थे। उच्च पद कौन कौन सा था तो मैंने बता ही दिया कि मुंसिफ हो, सदर हो, अमीन हो या जिला कलेक्टर जैसे पद हो, ये सारे पद किसके लिए नियुक्त किया, इन सारे पदों को किसके लिए रिजर्व रखा गया था तो अंग्रेजों के लिए रखा गया था। इस प्रकार से इसने प्रशासन को 3 भागों में भी बांटने का काम किया था। इसी प्रकार से 3 भाग किसने क्या बांटा था तो पहला था राजस्व का, दूसरा था न्यायिक का और तीसरा था पुलिस का। राजस्व का काम किसको दिया गया था तो डीसी को दिया गया था कि राजस्व का काम सिर्फ आप राजस्व का काम करेंगे। न्यायपालिका को दिया गया था कि सिर्फ आप न्यायपालिका का काम करेंगे। और जिला में हर एक जिला में एक पुलिस चौकी नियुक्त किया गया था और पुलिस चौकी का में एक दरोगा को इसका क्या बनाया गया था इंचार्ज बनाया गया था। इस प्रकार से जिला में पुलिस प्रशासन का मुखिया कौन हो गया तो इंस्पेक्टर हो गया। इंस्पेक्टर समझ रहे हैं ना, दरोगा हो गया क्योंकि उसे ही इंचार्ज बनाया गया था। और न्यायिक प्रक्रिया में कौन हो गया तो उच्च न्यायालय हो गया, या फिर कह सकते हैं कि फौजदारी न्यायालय हो गया। और राजस्व व्यवस्था में कौन हो गया तो डीसी हो गया। इस प्रकार से इसने अपने प्रशासनिक सुधारों में महत्वपूर्ण सुधार किया, जिसके कारण भारतीय इतिहास में इसे बहुत ही सम्मान के नज़र से देखा जाता है, क्योंकि आज भी भारतीय शासन प्रणाली जो है ब्रिटिश प्रणाली का कॉपी पेस्ट ही है। हालांकि हमारा संविधान है, लेकिन 395 अनुच्छेदों में 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो हूबहू अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों मतलब ब्रिटिश संसद के द्वारा जो यहाँ पर लागू थे, उन्हें ही हूबहू कॉपी करके संविधान में लागू कर दिया गया। तो कह सकते हैं कि ये शासन व्यवस्था हो या उच्च न्यायालय हो या न्यायिक प्रक्रिया हो या पुलिस व्यवस्था हो, ये तब जो चल रहे थे वही आज भी है। तो इस प्रकार से भारतीय इतिहास में इन्हें इन रूपों में भी याद किया करने का काम किया। न्यायिक सुधार में क्या था तो न्यायिक सुधार में देखते हैं कि न्यायिक रूप से कुछ तो काम किया था, कुछ काम क्या किया था तो कुछ काम के रूप में कहेंगे कि इन्होंने जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी अदालतें स्थापित किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला स्तर पर दीवानी अदालतें और फौजदारी अदालतें, माने कि लड़ाई झगड़ा के लिए अलग अदालतें और पारिवारिक झगड़ों के लिए अलग दीवानी अदालतों की स्थापना किया था। अपील के लिए सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की व्यवस्था इसने किया था। न्याय प्रणाली को कार्यपालिका से अलग किया था। जुडिशरी को इसने अलग कर दिया था कि आप जुडिशरी का ही काम करेंगे, आपको न्यायिक काम करना है, आपको कार्यपालिका, आपको सरकार का कोई भी काम नहीं करना है। इस प्रकार से दोनों के विभागों को बांट दिया गया था। और जिले में प्रत्येक जिले में पुलिस थाना की स्थापना करके एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया था। प्रत्येक थाने में एक क्या किया गया था पुलिस चौकी बनाया गया था और पुलिस चौकी में एक दरोगा स्थापित किया था। इस प्रकार से कहेंगे कि दरोगा को इंचार्ज बनाया गया। और इस प्रकार से दरोगा प्रणाली जो होता है, दरोगा प्रणाली स्थापित किया था किसने तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कानून व्यवस्था को संगठित रूप से आकार देने का काम इसने किया था। जमींदारों से पुलिस का अधिकार छीना था। जमींदारों से पुलिस का अधिकार छीनने का मतलब जमींदारों को कहा कि आप जमींदारी काम कीजिए, आपको पुलिस काम करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कर उगाही करने का काम है तो आप सिर्फ और सिर्फ व्यापार कीजिए और व्यापार में कर उगाने का काम कीजिए। बाकी हम प्रत्येक जिले में एक दरोगा को प्रशासन व्यवस्था सुधारने के लिए दरोगा को इंचार्ज बनाने का काम किया था। इस प्रकार से कहेंगे कि कानून व्यवस्था को संगठित रूप से सुधार करने में लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्य अलौकिक है और उल्लेखनीय है। सिविल सेवा सुधार में जैसा कि हमने कहा कि वर्तमान में जो IAS IPS का जो आधारशिला रखा गया है ना, तो इसकी आधारशिला रखने वाला कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था तो यही थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसने 1786 से 1793 तक पहला शासन था इसका, दूसरा शासन था 1805 में। इसी के दौरान इसने भारतीय
सिविल सेवा, इंडियन सिविल सर्विस जो है उसकी स्थापना किया था। किसने? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। हालांकि ये योग्यता आधारित नियुक्ति की शुरुआत किया था। पहली बार ये योग्यता आधारित मेरिट के आधार पर नियुक्ति की शुरुआत किया गया था। हालांकि ये व्यवस्था शुरुआत में सिर्फ अंग्रेजों के लिए था, लेकिन जब बाद में इसमें भारतीयों को भी नियुक्त किया जाने लगा, भारतीय भी इस योग्यता को पास करने लगे और आईसीएस के एग्जाम लिखने लगे, तो कहा जाता है कि सिविल सेवा की शुरुआत भारत में किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन यहाँ आता है कि क्या शुरुआत में ही भारतीयों को इसमें शामिल किया गया था? तो आंसर होता नहीं, शुरुआत में भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। शुरुआत में केवल अंग्रेज ही इस परीक्षा को लिखते थे, लेकिन बाद में इसमें भारतीयों को भी शामिल किया गया था। और ये कम्पिटेटिव एग्जाम जो था इसमें भारतीय भी एग्जाम देने लगे थे। द्वितीय कार्यकाल 1805 में शुरू होता है। गवर्नर जनरल बनकर आते हैं, लेकिन कुछ ही समय तक ये रह पाते हैं, उसके बाद इसकी मृत्यु कुछ ही महीनों के दौरान हो जाती है। तो द्वितीय शासनकाल में कुछ विशेष कार्य इन्होंने नहीं कर पाया था। कॉर्नवालिस की नीतियों की बात करेंगे तो ब्रिटिश प्रशासन को मजबूत करने में इसने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। जमींदारी व्यवस्था को शुरुआती रूप से स्थायी बना दिया था। जमींदारी व्यवस्था को परमानेंट सेटलमेंट के साथ शिफ्ट कर दिया था। भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों से दूर रखा गया था। उच्च प्रशासनिक पदों से भारतीयों को दूर रखा गया था। और भारतीयों को किस प्रकार का पद दिया जा रहा था? तो भारतीयों को सेना में सूबेदार और जमादार जैसे ही पद दिए जाते थे। और बाकी पद जैसे डिप्टी कलेक्टर हो, मुंसिफ हो, सदर हो, अमीन हो, ये सारे उच्च पद किसके लिए हो गए थे? तो ये सारे उच्च पद अंग्रेजों के लिए ये रख लिए गए थे, रिजर्व रख लिए गए थे। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि कॉर्नवालिस का जो था कार्यकाल भारतीय भूभाग में अच्छे कार्यकाल के रूप में शामिल किया जाता है, क्योंकि इसके शासनकाल में ही भारतीयों को बहुत सारे नियम और कानूनों का संकलन मिलता है। तो